फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से कुछ कुछ मिलता जुलता सा सब्जेक्ट भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को माने जाता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसा पोर्शन है जो कॉमन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी कवर होता है और वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी कवर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली अपन ये देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसे कहते हैं, क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबसे पहले तो बात आती है कि है क्या चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि क्या चीज़ है, किस तरह की कानून प्रशासनिक विधि में आता है। तो प्रशासनिक विधि में अपने जो चीज़ आती है उसके अंदर जो सबसे प्रमुख जो चीज़ होती है वो होती है प्रशासन में प्रशासन का रूल। इसके शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले जब राजशाही थी उस वक्त जो प्रशासन चलता था उसमें अधिकारी या प्रशासन बहुत कम होता था। राजा होते थे, उसके कुछ मंत्रिमंडल होते थे और उनके अनुसार, उनके कहे अनुसार ही पूरी व्यवस्था चलती रहती थी। और लोगों का जो इंटरेक्शन था प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, राजा के साथ, वो मिनिमम था। मतलब कई बार ऐसा होता था कि प्रजा को पूरी जिंदगी में भी राजा को देखने का मौका नहीं मिलता था या राजा के किसी मंत्री से मिलने का या उससे कोई काम नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे प्रशासन बढ़ा, जैसे जैसे अधिकारी लगाए गए, उस अनुसार उनका फिर जो व्यक्ति थे, जो साधारण व्यक्ति थे, उनका प्रशासन से काम भी पड़ने लगा और काम बढ़ने लगा। उसके बाद एक कंसेप्ट आया वेलफेयर स्टेट का, लोक कल्याणकारी राज्य का। लोक कल्याणकारी राज्य से अपन क्या समझते हैं, एक होता है लीजर्स फेयर स्टेट, एक होता है वेलफेयर स्टेट। लीजर्स फेयर स्टेट में कि भाई प्रशासन सिर्फ प्रशासन करेगा, अपना कार्य करेगा और वो उसका काम ये नहीं है कि भाई लोगों का भला करे, वो अपना कार्य करेगा, लोगों का उससे भला हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो उसको उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा। लेकिन वेलफेयर स्टेट, जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उसके अंतर्गत जो आपका राज्य है वो ये सारे प्रयत्न करेगा जिससे कि प्रजा को मैक्सिमम फायदा मिल सके, प्रजा को मैक्सिमम जिससे फायदा मिले, मैक्सिमम प्रजा तक जो स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुंच सके, ऐसी कोशिश जो है वो प्रशासन करेगा। तो वेलफेयर स्टेट का जब कंसेप्ट आया तो इस तरह से धीरे धीरे जब आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी, धीरे धीरे जब प्रजातंत्र आया, जब अधिकारी अपॉइंट होने लगे, अलग अलग नौकरियां निकलने लगी, तो फिर इस तरह के खूब प्रशासन में अधिकारी अपॉइंट होने लगे। उन अधिकारी से आम जनता का काम पड़ने लगा, कल्याणकारी योजनाओं में ऐसे काम पड़ने लगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको बताएं तो अगर वीकर सेक्शन के लिए जैसे मान लो राशन कार्ड की सुविधा की गई कि आप फ्री में उनको या बहुत कम रेट में राशन दिया जाएगा, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, उसके लिए पहले उनको जाना पड़ेगा सरकारी ऑफिस, वहां पर राशन कार्ड बनाना पड़ेगा। वो राशन कार्ड बनवाएंगे, उसके बाद उनको फिर जो दूसरी जो अथॉरिटी है जो राशन दे रहा है उसके पास जाना पड़ेगा राशन कार्ड लेकर के और फिर उसको राशन लेना होगा। तो पहले जहां उसको किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ रहा था, कुछ नहीं करना पड़ रहा था, अब उसी व्यक्ति को उस प्रशासन में जाना पड़ रहा है। तो ये जो फिर कार्य होने लगे, जैसे राशन कार्ड के लिए जाना पड़ा और जैसे फिर बाद में स्कूल कॉलेजेस हो गए, उससे संबंधित काम हो गए और सारे जो आपके जो कल्याणकारी योजना है जिसके भी जो भी फ़ायदा उठाना है उसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंटेशंस के काम हो गए, इसके अलावा फिर आपको जैसे बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं उसके लिए फिर आपको प्रशासन के पास जाना पड़ेगा। तो आज के दिन इस तरह का स्थिति आ गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना प्रशासन के टच में आए अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है, कभी ना कभी उसको प्रशासन से उसका काम जरूर पड़ेगा। तो ये एक बड़ी ब्रांच हो गई प्रशासनिक विधि, जिसमें प्रशासन बहुत बड़ा प्रशासन है। तो उसके साथ जो व्यक्तियों का जो काम पड़ता है, जिस तरह से कार्य पड़ता है,
तो उस कार्य को और उस व्यक्ति जो व्यक्ति है और प्रशासन के बीच के जो कड़ी है, जो कानून लागू होगा उन पर, उसको ही प्रशासनिक विधि कही गई है, कहा गया है। तो प्रशासनिक विधि वह विधि है जो एक व्यक्ति को प्रशासन से जब कार्य होता है या प्रशासन से डील करता है तब जो विधि इस्तेमाल में आती है, जो विधि लगती है, वो हो गई प्रशासनिक विधि। बहुत सिंपल भाषा में अगर अपन इसको समझे तो वो आपके प्रशासनिक विधि होते हैं। अब इसको अलग अलग जो स्कॉलर है उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी है, अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। जनरली कहते हैं फ्रांस में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो कंसेप्ट था वो फ्रांस में आया था। इसके अलावा जो आपकी बात आती है डेफिनेशंस में, तो उसमें जैसे डाइसी है जो जिसने रूल ऑफ लॉ दिया था, तो डाइसी ने बेसिकली 3 चीज़ें कही थी इसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए, कि ये पहली जो बात कही उसने कहा कि वो राष्ट्र का इस तरह का एक लीगल सिस्टम है जो लीगल स्टेटस और लाइबिलिटी तय करता है स्टेट ऑफिशियल्स की। जो राज्य के अधिकारी है उनका क्या लीगल स्टेटस होगा और उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या कार्य होंगे, यह डिसाइड करता है प्रशासनिक विधि। पहली चीज तो ये कही उन्होंने कि क्या डिसाइड करता है वो ये डिसाइड करता है कि जो राज्य के कर्मचारी है उनकी कानूनी क्या कर्तव्य होंगे और क्या उनकी ड्यूटीज होंगी। उसके बाद जो सेकेंडली जो है वो ये तय करता है कि जो प्राइवेट व्यक्ति है उसकी जो पब्लिक ऑफिसर है उसके साथ जब काम पड़ेगा तो क्या लाइबिलिटीज और क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज उसकी रहेगी। तो पहला तो अपने देखा तो वो तो सिर्फ और सिर्फ किस पर लिमिटेड है, स्टेट ऑफिशियल्स पर, कि भाई राज्य के कर्मचारियों की क्या लाइबिलिटी ड्यूटी होगी। दूसरा आता है राज्य के कर्मचारियों की जनता के साथ डीलिंग के दौरान क्या लाइबिलिटीज और राइट्स रहेंगे। और इसके अलावा वो प्रोसीजर्स, वो प्रक्रियाएं जो कि राइट्स और लाइबिलिटीज को एनफोर्स करने के लिए काम में आती है, वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कवर होंगी। तो इस तरह से एक तरह से 3 चीजें उन्होंने बताई है डाइसी ने। इसके अलावा जेनिंग नाम का एक स्कॉलर है, उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइज द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक विधि है वो जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो पावर है, उनकी जो ड्यूटीज़ है उसको डिफाइन करता है, उसको बताता है। इसी तरह से आपके और भी कई स्कॉलर हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है परिभाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने दी। अब बात आती है आपकी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, प्रशासनिक विधि जो है, वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, संवैधानिक लॉ से किस तरह से अलग है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है, प्रशासन से ही रिलेटेड है। वहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लार्जर पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके सभी पहलुओं को छूता है, हर नागरिक के हर अधिकार को वो बताता है। वो एक बहुत बड़ा स्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक तरह से बहुत छोटा सा उसका एक पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एक बहुत छोटा सा पार्ट अपन कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो जो नेचर है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वो वाइड है, वो बड़ी है, और जो वहीं जो नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वो नैरो है। इसके अलावा ग्रोथ क्यों हुई इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, उसके कॉजेज क्या थे, तो उनमें मैंने आपको सबसे पहले जैसे बताया कि पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट की राज्य जब लोक कल्याणकारी कार्य करने लगा तब उनको उसके लिए अधिकारियों की एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। वो व्यवस्था जब उन्होंने स्थापित करी तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी, कानून कुछ नियम कायदे लागू करने की ज़रूरत पड़ी। तो वो जो नियम कायदे जो बनाए गए उसी को ही फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर वो कवर हुए।
जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लेजर फेयर स्टेट से अपन जो है वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़े। लेजर फेयर स्टेट में होता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि प्रशासन क्या है, सिर्फ प्रशासन करेगा, अपना कार्य करेगा, उसको ये मतलब नहीं है कि उसका कितने लोगों को उससे फायदा हो रहा है, कितनों को नहीं हो रहा है। उसमें लेजर फेयर स्टेट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता था, जो सबसे मजबूत होता था वो सर्वाइव करता था लेजर फेयर स्टेट में। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो क्या अंतर है जैसे वेलफेयर स्टेट और लेजर फेयर स्टेट में। तो लेजर फेयर स्टेट में ऐसी स्कीम नहीं होगी कि जो गरीब व्यक्ति है उसका फ्री में इलाज हो। वहाँ पर तो बस हॉस्पिटल होंगे, उसमें जाओ, जो चार्ज है वो आप चार्जेस पे करो, और अगर आपके पास नहीं है वो चार्जेस तो आप इलाज नहीं करवा सकते। राज्य को आपसे उस चीज़ से लेना देना नहीं है। राज्य तो ये कहेगा कि आप अपनी कमाई करते जिसके थ्रू आप अपना इलाज करवा पाते। या जैसे आपके किसी के पास खाने के लिए अगर अनाज नहीं है तो राज्य लेसर फेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसमें राज्य उपलब्ध नहीं कराएगा अनाज। राज्य के अनुसार आपके पास अगर आपने कमाए हैं तो आप खा रहे हो, अगर आपने नहीं कमाए हैं, आप जीवित नहीं रह पा रहे हो तो नहीं रह पा रहे हो। लेकिन वेलफेयर स्टेट में ये था कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है, राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति के पास जो हेल्थ का जो राइट टू हेल्थ है वो रहे। मतलब कोई गरीब है तो उसका फ्री में इलाज हो, राइट टू फूड हो, अगर कोई गरीब है जिसके पास खाने को नहीं हो तो उसके पास खाना उपलब्ध कराया जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। तो लेजर फेयर स्टेट से बढ़कर वेलफेयर स्टेट पर आए, जहाँ पर कि लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट आया, व्यक्ति को उसके व्यक्ति तक उसको कल्याणकारी योजनाएं राज्य द्वारा पहुंचाया जाए। उसके अलावा जो दूसरा कारण था इसकी ग्रोथ का वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। धीरे धीरे जिस तरह से अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और शहरीकरण हुआ, उससे शहरीकरण होने से अपने जो व्यवस्था थी वो इस तरह की होने लगी जिसमें अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं वो आने लगी, अलग अलग तरह की सुविधाओं की जरूरत पड़ने लगी, हेल्थ की जरूरत, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इन चीज़ों की जरूरत पड़ने लगी, पेंशन की जरूरत पड़ने लगी, और कमोडिटीज़ थी उनकी ज़रूरत पड़ने लगी। तो इन सबको चालू रखने के लिए, इन सबको गवर्न करने के लिए कुछ अधिकारियों की, कुछ प्रशासन की ज़रूरत पड़ी। तो उस प्रशासन को गवर्न करने के लिए ही फिर ये प्रशासनिक विधि अपने अमल में आई। इसके अलावा इसकी ग्रोथ का जो और कारण था वो था पब्लिक का ज़्यादा काम पड़ना ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से। ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस तरह से धीरे धीरे, जहाँ पहले के समय किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं पड़ता था किसी अधिकारी से और से, लेकिन अब इस तरह का सिस्टम बैठ गया कि हर एक व्यक्ति को काम पड़ने लगा प्रशासनिक अधिकारी से या प्रशासनिक संस्थाएं से, उनका काम पड़ने लगा। इसके अलावा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हुए उसके कारण भी आपके कई तरह की चीज़ें आने लगी। उसके लिए कई तरह के आपके टैक्सेस लगाने पड़े, कई तरह के आपके सिस्टम, जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम की सिस्टम है इस तरह की आने लगी, पोल्यूशन की सिस्टम आने लगी, ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम प्रॉब्लम आने लगी। तो ये कई प्रॉब्लम, नई नई प्रॉब्लम उससे उजागर हुई साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। तो उसको कम करने के लिए भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा और उसको बढ़ाना पड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को। तो उससे भी आपके जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसने भी इसको प्रभावित किया। इसके अलावा स्पीडी और सिंपलर मोड ऑफ एजुकेशन, लोगों को सुलभ और आराम से सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है लाना पड़ा। और इसके अलावा इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस के लिए भी आपको जो है प्रशासनिक विधि इस कारण भी बढ़ी। तो ये मुख्य कारण रहे पिछले सालों में प्रशासनिक विधि का बढ़ना